हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला था। ठीक है, कुछ टॉपिक रह गए हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने चैप्टर में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने पढ़ा था। कंबशन के बारे में बात की थी, कंबशन को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में बात की थी। ठीक है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में बात की थी। फिर दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं उनके बारे में बात की थी। ठीक है, फिर इग्निशन टेम्परेचर को डिटेल में हमने पढ़ा था और आग को कैसे नियंत्रण में लाया जाता है उसके बारे में बात की थी। पानी से या कोई भी जो हमारे तीनों कंडीशंस होती हैं कंबशन के लिए नेसेसरी, उन कंडीशन में से कोई सी भी एक या दो कंडीशंस को हटा करके भी हम आग को नियंत्रण में ला सकते हैं, या पानी डाल करके या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके। ठीक, फिर हमने ज्वाला के बारे में बात की थी। सिंपल ज्वाला की संरचना के बारे में बात की थी। 3 जोन्स होती हैं, आउटर जोन, इनर जोन और मिडिल जोन। आउटर जोन जो नीले रंग की होती है, मिडिल जोन जो येलो कलर की होती है, और इनर मोस्ट जोन जो ब्लैक कलर की होती है। सबसे बाहर वाली जो जोन है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, सबसे अंदर वाली जो जोन है वो सबसे कम गर्म होती है। ये हो गया था। हमने फ्यूल्स के बारे में बात की थी। हमारे पास अलग अलग तरह के फ्यूल हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसियस हैं। फिर कैलोरीफिक वैल्यू की बात की थी। कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा कुशल ईंधन कौन सा, हमारा हाइड्रोजन, और सबसे कम कुशल ईंधन कौन सा, हमारा काव डंग केक, जिसे हम कहते हैं गोबर के उपले। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या है। तो पहला हानिकारक प्रभाव ये है कि ये हवा में, जब हम ईंधनों को जलाते हैं तो ये हवा में कार्बन के मुहीन कण छोड़ते हैं। ये मुहीन कण जो हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर, मतलब हम क्या कर लेते हैं, इनको भी इनहेल कर लेते हैं। इन्हें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। जब हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं तो ये अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। दूसरा है ये जो फ्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे कुछ फॉसिल फ्यूल भी हैं जो मृत जीवों के या मृत प्राणियों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर बनता है, उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। तो ये कोल, पेट्रोल, डीजल, इन फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर कोई भी इनहेल करता है तो ये क्या करती है, ये गैस ब्लड के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ब्लड को ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसे इनहेल कर रहा है वो वहीं फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और फिर मृत्यु की भी यहाँ पर हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। इसीलिए ये गैस क्या है, हाईली पॉइजनस गैस इसे कहा गया है। फिर हमने बात की कि ये जो फ्यूल्स है हमारे, है ना, ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाकर के रेन वाटर के साथ मिलकर क्या करती हैं, रेन वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन कॉज करती है, और एसिड रेन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि पेड़ों को काटने से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है ना, क्योंकि फ्यूल को तो हम जला ही रहे हैं, पेड़ों को भी काट रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ सकती है। चलिए, फिर हमने बात की थी कोयला, डीजल, हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट यही था कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो बारिश के पानी में घुलकर, यानी कि रेन वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन के रूप में जानते हैं। चलिए, अब कुछ और पॉइंट हमें डिस्कस करना है ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के बारे में। तो चलिए ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करते हैं पहले। वैसे पहले भी हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक,
चलिए तो बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल का बढ़ता तापमान है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वायुमंडल का अगर तापमान बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे ही। चलिए, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और जो प्लेन एरियाज होंगे, तटीय क्षेत्र जो होंगे, है ना, वह समुद्र के आसपास के जो एरियाज होंगे वहां पर बाढ़ आने की संभावना बन रही है। ठीक है, यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस, जिसका फॉर्मूला ये है, ये बढ़े हुए स्तर के कारण होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है और इसे वायुमंडल में वापस भेज देता है और इसका तापमान बढ़ा देता है। तो सब किसकी वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर की वजह से। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक, चलिए तो ये बात हो गई ग्लोबल वार्मिंग की। बात करते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब है एसिड की बारिश। अब एसिड कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, उसकी अगर बारिश होगी तो जहां जहां वो पानी गिरेगा वहां वहां क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, है ना, हानि करेगा। तो जो फसलों, मिट्टी, जानवरों और इमारतों के लिए बहुत हानिकारक है। ये एसिड तब बनते हैं जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बारिश के पानी में घुल जाते हैं। एसिड रेन उच्च ऊंचाई पर पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, कि हाई ऑल्टीट्यूड पर जो ट्रीज हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि लाल स्प्रूस जो समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर उगता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रीज को भी ये नुकसान पहुंचाता है। झील या नदी के पानी को अम्लीय बनाता है और जंगल की मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। झील के पानी को, नदी के पानी को भी क्या करता है? ये अम्लीय बना देता है और जंगल की मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। अपूरणीय इमारतें, अपूरणीय इमारतें, मूर्तियां जो किसी देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, एसिड रेन के कारण नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एसिड रेन से कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। चलो मान लो एसिड रेन हो रही है, कैसे हो रही है? जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं, रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं, तो ये क्या होती है? ये होती है एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जिन ट्रीज पर गिरी है, ट्रीज हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे रेड स्प्रूस, ठीक है, इन पेड़ पर गिरेगी तो इन पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा जो इमारतें हैं, अपूर्णीय इमारतें जो किसी राष्ट्र की क्या है? धरोहर है, इन पर अगर ये जाएगी तो वहां भी क्या करेगी? उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। फिर पानी, ये जो रेन वाटर है, जो बेसिकली एसिड रेन का वाटर है, ये जब कहाँ पर जाएगा? ये जब समुद्रों में, नदियों में जाएगा तो उस पानी को भी क्या कर देगा? एसिडिक बना देगा और वहां रहने वाले जो जीव हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसे भी क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ये है। क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये किससे हो रहे हैं? जो फ्यूल हम यूज करते हैं पेट्रोल डीजल से। तो क्या करना चाहिए? इनका कम यूज करना चाहिए और इनकी जगह पर ऐसे फ्यूल यूज करने चाहिए जिनसे पॉल्यूशन कम होता हो, जैसे कि CNG। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते? अब हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते? तो देखो बच्चों, अब हम लकड़ी की जगह क्या यूज करते हैं वैसे? जैसे लकड़ी का यूज क्यों किया जाता था पहले? खाना पकाने के लिए, है ना, पानी गर्म करने के लिए, इन चीजों के लिए। अब हम क्या करते हैं? लकड़ी की जगह LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, LPG का अगर हम लकड़ी का यूज करते हैं,
एलपीजी की जगह, जो हम करते थे पहले। तो लकड़ी का यूज कैसे करेंगे? पहले हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। अब पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है? पेड़ों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, हम लकड़ियों का यूज नहीं करते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा पेड़ों को काटने से। दूसरा, लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो लकड़ी क्या करती है? बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करती है ना। धुएं के बाद, जलने के बाद लकड़ी क्या करती है? अपने पीछे रेजिड्यू भी छोड़ती है, यानी कि अवांछित पदार्थ भी छोड़ती है, ठीक है। इसीलिए भी लकड़ी का यूज अब नहीं किया जाता। तीसरा है, लकड़ी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, अगर आप देखें तो एलपीजी से काफी कम है ना, यानी कि वो उतनी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी नहीं देती जितनी एलपीजी देती है। तो इसीलिए भी हम लकड़ी का यूज अब नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया कि वो बहुत ज्यादा गैसेस भी प्रोड्यूस करती है, पॉल्यूशन भी करती है। अब गैसेस से क्या होगा कि हमें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए अब लकड़ियों का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज करते हैं हम? एलपीजी का, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, लकड़ी एक सस्ता ईंधन है। अब है तो लकड़ी सस्ता ईंधन और आसानी से उपलब्ध भी है, लेकिन इसे जलाने से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती है। इसके अलावा लकड़ी ईंधन के रूप के लिए पेड़ों को काटने से भी वनों की कटाई होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसीलिए लोग अब ईंधन के रूप में कोयले या एलपीजी का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो हम भी एलपीजी का ही उपयोग करते हैं, ठीक है, लकड़ी की जगह। अगला है, हमें ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए? अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो अब हमें पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए? देखो, पेट्रोल और डीजल अगर हम बात करें, पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल से NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 जैसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है जब ये जलते हैं, है ना। जब ये जलेंगे तो NO2 SO2 जैसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये एटमॉस्फेयर में जा करके रेन वाटर के साथ मिल करके एसिड रेन करते हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। इसीलिए पेट्रोल डीजल का यूज तो हमें नहीं करना चाहिए। अब सीएनजी का यूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये क्या है? पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। ले जाने लाने में क्या है? आसान है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू हैंडल है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, करना चाहिए, हमें सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीएनजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है सीएनजी, और पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करता है, कम प्रदूषण भी करता है। इसलिए अब हमें सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सीएनजी से चलने वाले जो वाहन है उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक। चलिए, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन का संरक्षण कैसे करें? ईंधन संरक्षण के लिए हमें यह करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। गैस चालू करने से पहले खाना बनाते समय आवश्यक सभी सामग्री एक स्थान पर एकत्रित कर लें, जिससे हमारा फ्यूल जो है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। टायरों के दबाव की नियमित जांच करें। टायर है, उनका जो प्रॉपर प्रेशर है उसको हमें क्या करना है? चेक करते रहना चाहिए, छोटी दूरी के लिए। यानी कि अगर हमें किसी शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना है तो कार या मोटर बाइक का उपयोग करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? पैदल चलना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, फ्यूल भी बचेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, यात्रा के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। तो यदि हम किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हैं, तो हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इसके अलावा आप और भी मेथड लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
कि जैसे हमें क्या करना, ज़्यादा ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। अच्छा, इससे ईंधन तो नहीं बच रहा, प्लांटेशन से क्या होगा, जितना हम प्लांटेशन करेंगे यानी कि जितने ट्रीज लगाएंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे, उतना वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उतना वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन देगा। ठीक है, चलो इसके अलावा आप और मेथड भी लिख सकते हैं जिससे हम अपने फ्यूल को बचा सकते हैं। जैसे सिग्नल पर जहां पर हमें वेट करना होता है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, वहां पर अपने व्हीकल को ऑफ कर लेना चाहिए। इससे भी हम काफी फ्यूल क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव। इन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस दैट इज सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। सीएनजी बहुत कम मात्रा में हानिकारक उत्सर्जन करती है, जिससे यह एक स्वच्छ ईंधन विकल्प बन जाता है। जो कि हमने एक क्वेश्चन भी अभी देखा था कि क्यों हमें सीएनजी यूज करना चाहिए पेट्रोल और डीजल की जगह, क्योंकि स्वच्छ ईंधन है, कम पॉल्यूशन करता है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए। चलिए बच्चों, क्लियर है, इतना नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो चैप्टर में हमने कंबशन और फ्लेम के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, कि कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जो कंबशन के लिए चाहिए होती है ना, कि कंबशन क्यों होता है। ठीक है, फिर आग अगर ज्यादा फैल जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, फ्लेम क्या है, फ्लेम की संरचना यानी कि ज्वाला की संरचना के बारे में हमने बात की, दहन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हमने कवर की। तो अब हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले ये है कि यहाँ पर हम कुछ इस चैप्टर के पहले कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन के साथ साथ हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो तो करेंगे ही, साथ में जो चैप्टर के बीच में भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम यहाँ पर जो है इसी में ही एक साथ ही हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं भी आया, हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जहां पर आपको समझ में नहीं आया हो, तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो भी समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला कुछ इजी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, ये कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला है जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा एक दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए, जिनका दहन हो सकता है वही दहनशील पदार्थ होंगे। तो यहाँ पर देखो, ग्लास, कांच तो दहनशील पदार्थ नहीं है। आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील भी दहनशील पदार्थ नहीं है, उसका भी दहन नहीं होता। वुड यानी कि लकड़ी की अगर हम बात करें तो लकड़ी एक दहनशील पदार्थ है, लकड़ी जलती है। मिट्टी भी दहनशील पदार्थ नहीं है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस पहले पढ़ लेने हैं। ठीक है, आपको फिर सारे ऑप्शन चेक करने की ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। जो एक्यूरेट आंसर है उसको आपको टिक करना है। ठीक, विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अब कंबशन के लिए यानी कि दहन की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। तो ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एक गैस ऐसी है जो दहन में समर्थन करती है। ठीक है, सपोर्ट करती है, वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर आंसर होगा ऑक्सीजन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो दहन में निकलती है, हाइड्रोजन आंसर नहीं, नाइट्रोजन भी आंसर नहीं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, प्रज्वलन तापमान। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। जो कंबशन पॉइंट इसका आंसर नहीं, फ्लेम पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आंसर नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, देख लीजिए एक बार इसे। तो चलिए बच्चों, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। बहुत डिटेल में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।